नमस्ते, जय हिंद। भारत की शान और बिहार की जान 67th बीपीएससी इंटरव्यू देने वाले सभी छात्रों को मेरी शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है और ढेर सारा वंदन और अभिनंदन है। कितना आपको खुशी हो रही होगी कि देखिए आपके माँ बाप का तप, आपका मेहनत और आपका परिश्रम आपको इस जगह पर ले आया है कि आज आप 67वीं इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं। हाथी निकल चुका है, सिर्फ पूंछ अटका हुआ है। और हम सब की शुभकामनाओं के साथ साथ हमारा जो अनुभव है, हमारी जो लगन है, जो हमारा ज्ञान है, विवेक है, वो सब आज के वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप इतने अच्छे से तैयार होके जाएं इन सामाजिक मुद्दों पे जो संभावित प्रश्न हैं, ताकि आप एक बेहतर से बेहतर इंटरव्यू दे सकें, अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। और कम से कम अगर इस बार शायद एसडीएम नहीं है तो बीडीओ है, डीएसपी है, सीओ है, जो ऊपर के 3-4 पद हैं जिसके माध्यम से बिहार की सेवा करने का आपको मौका मिलेगा, आप वहां तक पहुंच सकें। आप सब जो मुझे पहले से जानते हैं, आपको पता है कि मैं जब भी बीपीएससी की क्लास लेता हूं तो आपसे एक गुरु दक्षिणा लेता हूं, और वो मैं एडवांस में ले रहा हूं। जो मुझे जानते हैं उनको पता होगा कि मैं अफोर्डेबल मोरालिटी कहता हूं। एक तो एब्सोल्यूट मोरालिटी होती है कि मैं कभी किसी की चाय भी नहीं पीता, कई बार हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि यही मेरी गुरु दक्षिणा है। जो समाज का सबसे अंतिम वर्ग है, जो एकदम निचला है, एटलीस्ट उसके साथ कभी गलत ना होने दें। इतना अगर आप शुभ एक सोच के साथ जाएंगे तो ईश्वर भी आपकी सुनेगा, ठीक है ना। किसी बड़े आदमी के साथ थोड़ा बहुत गलत हो जाता है, वो झेल जाता है, लेकिन जो एकदम निचला वर्ग है, वो अगर प्रशासनिक असंवेदनशीलता, भ्रष्टाचार, इसके दुष्चक्र में फंसता है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो इतना ज़रूर आप लोग जो इस वीडियो को देखेंगे, जो हमारे साथ जुड़े हैं, इतना ज़रूर करिएगा, अफोर्डेबल मोरालिटी ज़रूर रखिएगा। दोस्तों, समाज के मुद्दे इतने जटिल होते हैं, इतने ज़्यादा ब्रॉड होते हैं कि अक्सर मैं देखता हूं कि बहुत अच्छे से अच्छा इंटेलिजेंट स्टूडेंट बहुत या तो अस्पष्ट उत्तर देता है या प्रश्नों के जाल में फंस जाता है। तो इससे पहले कि मैं बहुत सारे मुद्दे तैयार करके लाया हूं, आपसे इसकी चर्चा करूंगा। सारे स्लाइड्स बने हुए हैं, कुछ मुद्दे पे हम इस पे चर्चा करेंगे। इससे पहले एक दो बात कहना चाहता हूं। मैंने पीछे कुछ 4-5 मॉक इंटरव्यू लिए कुछ बच्चों के जो मुझसे पर्सनली जुड़े हुए हैं, और मैंने पाया कि वो बहुत असहज हैं। जगह जगह मॉक देते हैं, अलग अलग सजेशन देते हैं लोग, और वो उनको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सही बोल रहा है। मैं हमेशा कहूँगा कि बी फ्री, बी यू। जो आप हैं वही बने रहिए। हमारे किसी के सजेशन से आप में कोई बहुत बड़ा चेंज लाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में संपूर्ण हैं, परफेक्ट हैं। छोटी मोटी चीज़ें बदल जाएं, लेकिन कोई बहुत मौलिकता अपनी मत छोड़िए। उसी की वजह से आप यहाँ पहुँचे हैं। और कौन कैसा दिखता है, कौन कैसा फर्राटा बोलता है, इसकी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती। ये इंटरव्यू बीपीएससी का है, प्रशासन का है, कोई फिल्म इंडस्ट्री का नहीं है कि आपका बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखना, बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखना। आपका तार्किक दिखना, सहज दिखना ज़रूरी है, और आप उसकी प्रैक्टिस करें। दोस्तों, मैंने कुछ आप लोगों के लिए मुद्दे तैयार किए हैं, उसकी मैं एक एक करके चर्चा करूंगा। देखिए, इंटरव्यू में बहस नहीं होता है कि आप वहां जाके बहस करेंगे। वो आपसे सवाल पूछेंगे, पहला जो आंसर आप देने की कोशिश करें, चाहे सोशल इश्यूज हो चाहे कोई भी इश्यूज हो, पहला जो आंसर दें, कोशिश करें कि वो आंसर छोटी हो। और अगर वो क्या होता है, कई बार आपके छोटे से आंसर से वो समझ जाते हैं कि बच्चा पूरी तरह से अस्पष्ट है। और कई बार ऐसा होता है कि उसके बाद वो कहें अगर कि आप इसको और एलाबोरेट कर दीजिए, और उसमें वो कुछ पॉइंट्स पूछे, लेकिन पहला जो आपका आंसर होना चाहिए, कोशिश करिए कि उसको कम से कम 2 से 3 सेंटेंसेस में निपटाने की कोशिश करें। आपकी स्पष्टता को देखता है, वो क्लैरिटी को देखता है। हम ज़्यादा बोलते हैं तो ज़्यादा गलतियां करते हैं, ज़्यादा उसमें एम्बिग्विटी आती है, अस्पष्टता आती है, और वो हमें नुकसान करता है। तो पहले एक छोटा आंसर दीजिए, उसके बाद अगर वो कहते हैं, या तो वो दूसरा सवाल पूछेंगे, या कई बार क्या होता है कि उसी में से वो सवाल पूछेंगे कि आप इसको एलैबोरेट करिए, या कोई एंगल पूछते हैं, फिर आप उसको एलैबोरेट करिएगा। निश्चित तौर पे इससे आपको ज़्यादा अच्छे अंक मिलेंगे। तो मैं आ जाता हूँ मुद्दे पे। ये मैंने कुछ आप लोग के लिए प्रश्नावलियाँ बनाई है, जो हमें लगता है कि आप बिहार के हैं तो आपसे पूछा जाएगा। सोशल रिलेटेड इश्यूज फॉर इंटरव्यू हैं।
तो पहला जो देखिए, वुमेन, हमेशा वुमेन, SC ST और वल्नरेबल सेक्शन, जिसको आप वंचित वर्ग कहते हैं, यहाँ से कोई भी सवाल आता है, सवाल बहुत फिक्स होते हैं, उसका आंसर बहुत फिक्स होता है। क्लैरिटी रखिएगा। तो मैं पहले से ही शुरू करता हूँ। ये आपका एक क्वेश्चन है, और इसका ये क्वेश्चन है वुमेन एम्पावरमेंट। तो बिहार में आप देखिएगा कि एक तो महिलाओं के विरुद्ध आपको बहुत हिंसा मिलेगी। गवर्नमेंट का इसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं? गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव है। दारूबंदी इसी का परिणाम है। दारू इसीलिए बंद किया गया था कि दुनिया में ये पाया गया है कि अगर लोग शराब पिए रहते हैं तो महिलाओं के विरुद्ध वो हिंसा ज़्यादा करते हैं। उसके बाद देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव्स हैं। इनिशिएटिव्स दो तरह के होते हैं, मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद रिजर्वेशन का मामला आएगा, और इसी से जुड़ा एक मुद्दा आएगा, वो आएगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि भाई, क्या आप महिलाओं के विरुद्ध हिंसा देखते हैं? तो बोलिएगा कि ज़रूर, आसपास भी देखता हूँ, न्यूज़पेपर्स में भी देखता हूँ, चैनल्स पर भी देखता हूँ, और अपने गांव आसपास के परिवेश में भी देखता हूँ कि वायलेंस होती है। तो कहेंगे किस किस तरह की वायलेंस होती है? तो बोलिएगा कि वायलेंस दो तीन तरह की, एक फिजिकल वायलेंस होती है, इमोशनल वायलेंस होती है, सोशल वायलेंस होती है। देखिए कैसे वर्ड बोलना, ये नहीं कि बहुत हिंसा देखे हैं तो बहुत होता है, ये सब नहीं। बोलिए कि सर हिंसा कई प्रकार के होते हैं, उसमें एक फिजिकल वायलेंस है। सोशल वायलेंस, बोलेगा सोशल वायलेंस क्या होता है? तो बोलिएगा कि जैसे दहेज है, या फिर जो बालिका शिशु वध है, सोनोग्राफी हो है, ये सारी चीज़ें सोशल वायलेंस के अंतर्गत आती हैं। और इमोशनल वायलेंस में होता है कि जो घर में गाली गलौज करते हैं लोग अपनी पत्नियों के साथ, बेटियों के साथ, वृद्ध महिलाओं के साथ, इसको सर इमोशनल या साइकोलॉजिकल वायलेंस कहते हैं। तो तीन चार तरह के वायलेंस हम अपने आसपास के परिवेश में महिलाओं के साथ देखते हैं। फिर बोलेगा कि गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या इनिशिएटिव लिया है? तो आप बोलेगा कि इनिशिएटिव दो स्तर पर लिया जाता है। पहला इनिशिएटिव लिया जाता है सुरक्षा के स्तर पर, कि वो सुरक्षित महसूस करें। तो ये कैसे महसूस करती हैं? इसके लिए संवैधानिक प्रावधान होते हैं। कुछ आर्टिकल इतना पूछेगा नहीं, संवैधानिक प्रावधान होते हैं और कानून होते हैं। इसीलिए हमें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन एक्ट है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, पॉक्सो जैसे कानून हैं। ये सारे कानून इसीलिए हैं ताकि वो कानूनी रूप से सुरक्षित महसूस करें, और संवैधानिक प्रावधान है। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं होता, फिर हम उसको इम्पावर करने की कोशिश करते हैं, उसमें इतनी शक्ति प्रदान करने की कोशिश करते हैं कि वो इतनी सक्षम हो कि सामने वाला वायलेंस करने के बारे में सोचे ही ना। तो बोलिएगा कि वुमेन एम्पावरमेंट या किसी भी एम्पावरमेंट का दो पक्ष होता है, एक सिक्योरिटी होता है और दूसरा वेलफेयर। याद रखिएगा, लिखते जाइएगा, जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं नोट करते जाइएगा। बोलिएगा एम्पावरमेंट का दो पक्ष होता है। पहला सिक्योरिटी, सिक्योरिटी हम दो तरीके से देते हैं, एक संवैधानिक प्रावधानों से और दूसरा कानूनी प्रावधानों से। और दूसरा होता है वेलफेयर, हम एजुकेशन के थ्रू, हेल्थ के थ्रू, रिजर्वेशन के थ्रू, जॉब्स के थ्रू, विभिन्न योजनाओं के थ्रू हम उनको एम्पावर करते हैं ताकि वो अपने आप में इतनी सक्षम हो कि सामने वाला उनके अगेंस्ट वायलेंस करने की हिम्मत ही ना जुटाए। और इसी क्रम में आप बोलिएगा कि बिहार में जो नशाबंदी है, शराब पर प्रतिबंध है, वो भी इसी का पक्ष है। फिर बोलेगा कि क्या आपको लगता है कि बिहार में दारू पे जो प्रतिबंध है वो सफल हुआ है? बोलिएगा कि पूर्णतः सफल तो नहीं मानूंगा मैं, लेकिन काफ़ी हद तक प्रभावी है, क्योंकि बहुत डिबेटेबल है। तो यही बोलिएगा कि पूर्णतः सफल नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं भी कभी अपने गांव जाता हूं या आसपास के गांव में शादी वादी में जाता हूं, तो देखता हूं कि स्मगल्ड दो नंबर जिसको हम कहते हैं वैसे शराब मिलते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे जब कोई चीज़ दो नंबर हो जाते हैं, इलीगल होते हैं, तो एक तो उसकी कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है, लोगों में डर ज़्यादा होता है। और बोलिएगा कि निश्चित तौर पे जब से ये दारूबंदी हुई है, मैंने आसपास महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में कमी पाया है, अपने गांव में भी। फिर बोलेगा तो कैसे? बोले कि स्मगलिंग होते हैं, क्योंकि बिहार जो है वो कई राज्यों से घिरा हुआ है, नेपाल से भी घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इधर यूपी से घिरा हुआ है, बहुत बड़ा बॉर्डर लगता है। तो स्मगल्ड शराब मिलते हैं बहुत सारे, रोज हम पढ़ते हैं, और इस पर एक प्रभावी नियंत्रण लगाने की जरूरत है। लेकिन बोलिएगा कि काफी हद तक सफल है। याद रखिएगा, बोलिएगा काफ़ी हद तक सफल है। स्मगल्ड शराब मिलते हैं और उसको भी आइडेंटिफाई करके और प्रतिबंधित करने की ज़रूरत है, उसको कम से कम करने की ज़रूरत है। तो ये इसका आंसर है सर। फिर यही गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है, आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। इसी के अंतर्गत लड़कियों को साइकिल दी जाती है,
जो ग्रेजुएट लड़कियां हैं उनको कुछ वजीफ़ा दिया जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी आपकी जानकारी ज़्यादा बेहतर होगी। सेम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सबला योजना है, ये जो उज्ज्वला योजना है, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका उद्देश्य है महिलाओं को एम्पावर करना। फिर वुमेन रिजर्वेशन पे आएगा कि अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक ही लाइन कहिएगा कि सर देर से आए हैं बट सौभाग्य है कि दुरुस्त आए हैं, ऑलरेडी हम बहुत देर कर चुके। ऐसे ही देखिए सेंटेंस पे मेरे ध्यान दीजिएगा कि बोलना बोलना तो सबको एक ही बात बोलता है। बोलिएगा कि सर दुर्भाग्य से बहुत देर हो गया है, सौभाग्य ये है कि कम से कम हम ऐसा कर पाए हैं। फिर बोलेगा क्या रिजर्वेशन जरूरी है? बोलिएगा कि रिजर्वेशन एक मैकेनिज्म है जिसके द्वारा जो समाज में किसी भी वजह से बहुत लंबे समय तक पिछड़ गया है और किसी वजह से वो गैप को नहीं भर पा रहा है, तो ये एक स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी है जिसमें सरकार थोड़ी पुश कर देती है तो सोशल मोबिलिटी की गति तेज हो जाती है। और निश्चित तौर पे डेमोक्रेसी में जहाँ पर 50% आबादी है और 10-12% के आसपास इनका रिप्रेजेंटेशन रहता है, तो निश्चित तौर पे 75 साल 77 साल में अगर हम इनकी प्रेजेंस 30-32% से ऊपर नहीं ले जा पाए हैं तो कहीं ना कहीं ये गैप बहुत है। और ये बहुत एक अच्छा अधिनियम है। अच्छा होता कि इसी समय लागू हो जाता। बोलिएगा कि अच्छा होता कि 2029 के चुनाव से लागू हो जाता, लेकिन शायद कुछ जनगणना का मुद्दा है और इसी वजह से ये नहीं हो पा रहा है। बट इसमें जितना देरी होगा हम आधी आबादी के साथ उतना ही अन्याय के का जो वो है दायरा है वो बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो इतना ही पूछेगा आपसे, इस पर क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा। फिर अगर पूछेगा कि बहुत सारे देशों में तो आरक्षण नहीं है, बोलिए कि हर देश का अपना सोशल स्ट्रक्चर होता है। हम अपनी तुलना अमेरिका से, इंग्लैंड से, रवांडा से नहीं कर सकते। बोलेगा कि रवांडा में तो बहुत ज़्यादा प्रतिनिधित्व है। बोलिए कि जनरली जो ट्राइबल सोसाइटीज़ होते हैं वहाँ महिलाओं की स्वतंत्रता अच्छी होती है, उनका एम्पावरमेंट अच्छा होता है, वो स्वाभाविक रूप से आ जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ जाति व्यवस्था रही है, पितृसत्तात्मकता रही है, ऐसे में महिलाएं अभी भी पुरुषों के नियंत्रण से मुक्त नहीं हैं। तो बिना रिजर्वेशन के अगर 77 साल में इतनी ही परसेंट पहुंच गई हैं तो निश्चित तौर पे इट्स अ नीड ऑफ द आवर। तो ये समय की मांग है, ऑलरेडी हम बहुत देर हैं और इसको शीघ्र किया जाना चाहिए। तो ये आपका इस विषय पे राय होगा। जो भी मैं बोलता जा रहा हूँ आप लोग कॉपी पे नोट कीजिएगा, मॉक में इतने ही क्रिस्प आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है कि इस विषय पे आप एक अपनी राय बना पाए होंगे और आर्गुमेंट में मत फंसिएगा। मैं 2-4 मॉक लिया तो मैंने देखा कि पूरे सवाल सुने बिना बच्चे आंसर दे रहे हैं। सामने वाले को पूरा सवाल पूछ लेने दीजिएगा, फिर 1 सेकंड का पॉज लीजिएगा। हो सकता है कि वो उसकी थूक अटक गई हो और कुछ पूछना चाहता हो, तो ये ध्यान रखिएगा। पूरा जब आप निश्चिंत हो जाएं कि अब उसका क्वेश्चन खत्म हो गया उसके बाद उत्तर दें। मैं बहुत लोगों को देख रहा हूं कि क्वेश्चन के बीच में ही उत्तर दे रहे हैं, बहुत गलत चीज है। तो ये इस विषय पे आपका उत्तर होगा। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है लिकर बैन, मैंने बता दिया इसको आपको, इस पे भी थोड़ी सी चर्चा कर दूं आपके लिए। लिकर बैन आपको बोलना है कि ये बहुत अच्छी चीज है। पहली बात तो इसमें कोई इफ्स बट्स मत करिएगा। बिहार के बहुत लोगों से मिलता हूँ, वो लगते हैं कि नहीं नहीं क्यों बैन कर दिया, ये बोलिएगा बिल्कुल सही चीज है। गांधी जी का हवाला दीजिएगा। गांधी जी कहते थे कि शराब शरीर के साथ साथ आत्मा को भी नष्ट कर देती है। ये आपको सोचने समझने सही गलत के का जो सोच है वो समाप्त कर देती है। और जब भी वो बोलेगा लेकिन पूरी दुनिया पीती है, बोलिए कि सर हमें अपने सामाजिक सांस्कृतिक और भौगोलिक परिवेश में चीज़ों को देखना होता है। दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। ये लाइन याद रखिएगा। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि दुनिया क्या कर रही है, महत्वपूर्ण ये है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। हमारा विवेक, हमारा समाज, हमारा संस्कृति, हमारी आवश्यकताएं दुनिया से अलग हैं और इसलिए हमारे निर्णय भी हो सकता है कि दुनिया से अलग हों। तो बोलिएगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बोलिएगा कि हाँ मिलता हुआ मैं देखता हूँ स्मगलिंग की जो चेन बन गई है वो अभी तक दुर्भाग्य से प्रशासन तोड़ नहीं पाया है और इस पे प्रभावी कार्रवाई करने की जरूरत है। लेकिन बोलिएगा कि निश्चित तौर पे महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में कमी आई। बोलिएगा अपने गांव में, बोलिए कि सर मैं अपने गांव में देखा हूं कि पहले शराब पीने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी,
घर में झगड़े बहुत होते थे, महिलाओं के साथ मार पिटाई बहुत होती थी। बोले कि मैं अगर अपने गांव की भी केस स्टडी मानूं तो निश्चित तौर पे पीने वालों की संख्या घटी है, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा घटी है। और जो गरीब लोग हैं, चूंकि स्मगल्ड शराब महंगे होते हैं, तो मैंने देखे हैं कि कभी उनको फ्री वगैरह में कहीं मिल जाता है तो पी लेते हैं, नहीं तो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मूल रूप से जो सबसे समाज का वंचित समूह है, अमीर तो कहीं भी जाके पी लेता है, लेकिन निश्चित तौर पे इसका फायदा हुआ है। इसको और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। शराब कोई ऐसा जरूरी चीज नहीं है जिसके बिना लोग मर जाएंगे। तो बहुत अच्छी चीज है। फिर यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि और सवाल आपसे पूछेगा। फिर डाउरी बैन इन बिहार, वो गलत लिखा गया, ये बिहार है। अब सबको पता है कि आप लोग को भी एफिडेविट देनी है, तो ये भी ज़रूर कहिएगा कि तमाम कानून है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, बिहार सरकार के भी कुछ कानून है, अगर नाम है तो बताइएगा। लेकिन प्रभावी रूप से दहेज एक ऐसी कुप्रथा है जिस पे कोई प्रभावी बैन नहीं हो पाया है। यहाँ पे आपको वो फंसाएगा, ये ध्यान रखिएगा। बोलेगा आप भी तो लेंगे, आप भी हो जाएंगे, तो 50 लाख के तो आप भी हो जाएंगे। यहाँ पे जिन लोगों की शादी हो गई है वो तो नहीं फंसेंगे। आप कहिएगा कि नहीं सर मेरी शादी हो चुकी है, तो आपसे पूछेगा कि आपने भी तो अपनी शादी में ली होगी, बोलेगे नहीं सर, लड़की वाले हमारे परिचित थे, हमारे पिताजी के, हमारे दादाजी के, हम लोग पारिवारिक मित्र हैं, रिश्तेदार रहे हैं, और उनकी इच्छा से हुआ है। तो हमारी शादी में विशेषकर बोलिए कि इतना है कि उन्होंने कुछ गिफ्ट वगैरह दिए थे, लेकिन कोई कैश इन्वॉल्व नहीं था। मैं ये नहीं कहूँगा कि ज़ीरो अमाउंट था, लेकिन उन्होंने कुछ टीवी वगैरह दिए थे, लेकिन बहुत सब मिनिमम शादी हुई थी। लेकिन हाँ, तो बोलेगा कि डाउरी का डेफिनेशन आपको पता है, तो बोलेगा कि हाँ सर, 5,000 रुपये से अधिक की राशि और गिफ्ट को डाउरी माना जाता है। इस तरह कह सकते हैं कि मैंने आंशिक रूप से, क्योंकि कोई बिहार में मानेगा कि नहीं कि आपका नहीं लिया था आपने, तो एकदम सफेद झूठ मत बोलिएगा। बोलिए कि नहीं सर, बोलिएगा कि हमारी भाषा में जो लोग बिहार के हैं जान जाए, बिहार में इसको सुराजी विवाह कहते हैं। सुराजी विवाह का मतलब है कि जो मन है दे देना, हम कुछ मांगेंगे नहीं। तो बोलेगा फिर क्या मिला था, बोला कि सर एक टीवी मिला था, एक फ्रिज था 165 लीटर का, ऐसी 2-3 चीज बता दिए। बोला कि सर और कोई चीज नहीं थी उसमें। और बोलेगा कि ऐसी मेरी आर्थिक स्थिति, भाई मैं कमाता भी नहीं हूँ, तो ऐसा भी नहीं है कि मेरी बहुत डिमांड थी। तो थोड़ा स्माइल के साथ बोलेगा। जिनकी शादी नहीं है वो बोल सकते हैं कि सर मैं पहले से ही मेरी शादी तय है, मैं जानता हूँ, मेरी परिचित है, मेरा परिचित है, और बस सर नौकरी का इंतज़ार कर रहा हूँ, एक बार थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाए तो मैं शादी करूँगा। तो आप बोल सकते हैं कि मैं ऑलरेडी रिलेशन में हूँ, तो दहेज का मामला नहीं बनता है, और बहुत जल्दी बस सर लड़की वाले भी लड़के वाले भी सब इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरी पढ़ाई का समापन हो ताकि शादी हो। तो सर मेरे मामले में अभी डाउरी का कोई केस नहीं बनता है। तो ये इस बात को रिपीट करिएगा। बोलिए कि डाउरी रुकती क्यों नहीं, ये ध्यान रखिएगा। वैसे जो जिन्होंने मुझसे क्लास किया उनको पता है डाउरी बेसिकली क्या है, कि एक विक्टिमलेस क्राइम है। ये वर्ड लिख लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक विक्टिमलेस क्राइम है। इसमें क्या होता है कि इस क्राइम को इसलिए बंद नहीं किया जा सकता है क्योंकि दोनों पक्ष शामिल होते हैं, लेने वाला की भी सहमति है, देने वाले की भी सहमति है। तो पुलिस को पता कैसे, जैसे मान लीजिए कि चोरी हुई, मेरा सामान चोरी हुआ, मैं पुलिस में गया तो पुलिस ने धरपकड़ की, लेकिन यहाँ लेने वाला भी राजी है, देने वाला भी राजी है। ऐसे अपराध को विक्टिमलेस क्राइम कहते हैं, पीड़ित विहीन अपराध। बोलिएगा सर एक तो पीड़ित विहीन अपराध है, दूसरा डिमांड सप्लाई का चेन बहुत उल्टा है। हर व्यक्ति को बिहार में सरकारी नौकरी वाला चाहिए, लड़कियां पढ़ लिख काफी गई हैं, लोगों के पास पैसे आ गए हैं, तो वो क्या होता है सरकारी नौकरी वालों की तरफ भाग रहे हैं। तो नौकरी वालों की संख्या कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इसमें इकोनॉमिक्स भी इन्वॉल्व है, इसमें सोसाइटी भी इन्वॉल्व है, और इसमें कहीं ना कहीं दोनों पक्षों की सहमति है, जिसकी वजह से ये चेन ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो बोलिए तो फिर इसका समाधान क्या है। समाधान बोलिएगा कि सर आज के तारीख में वीडियो रिकॉर्डिंग कंपलसरी हो चुका है। हर पंचायत को ये आदेश होना चाहिए कि जो भी आपके गांव में शादी होती है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की एक कॉपी पंचायत भवन में आप जमा करें, ताकि हम अधिकारी या कोई ऐसा महिला अधिकारी नियुक्त हो जो उन वीडियो को देखे, और अगर उसमें लगता है कि दहेज का मामला है
प्राइमरी बनता है तो फिर उसकी जांच कराया जाए। इस तरह से हम, क्योंकि आज की तारीख में वीडियो रिकॉर्डिंग को रोक नहीं सकते, तो एक वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत प्रभावशाली तरीका है। हर पंचायत को ये ऑर्डर हो कि कोई भी शादी होती है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आप अपने पास प्राप्त करें, इसकी जांच करें, और अगर ऐसा कोई मामला बनता है तो उसको आगे देखें। इसके माध्यम से थोड़ा भय उत्पन्न होगा और हम इसे रोक सकते हैं। ये सर इसका आंसर है मेरा। अब आइए SC/HT एक्ट डिस्प्यूट है। आपको सबको पता होगा कि एक कानून है भारत में जिसका नाम है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। अभी 4-5 साल पहले इसमें फिर संशोधन हुआ था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोक लगा दिया था, कुछ संशोधन कर दिए थे तो बाद इसके मिसयूज के को लेते हुए, लेकिन बाद में फिर पार्लियामेंट ने उसको बेटर किया। बोलिएगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की ये जो 23% आबादी है, ये प्रारंभ से ही सामाजिक घृणा, सामाजिक एक्सक्लूजन, अपवर्जन और समाज द्वारा प्रताड़ना की शिकार रही। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। हमने आज़ादी के बाद से बहुत कोशिश की। शुरुआत में हमने रिजर्वेशन भी 10 साल का रखा, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट भी लाए। हमें लगा कि ये मामला इतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर समय के साथ ही अनुभव हुआ कि इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, इस घृणा की, इस अपवर्जन की। और उसके बाद से हम लगातार इस अधिनियम को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहे। इस अधिनियम के वजह से सच्चाई ये है कि लोग ऐसे इस कम्युनिटी से आए लोगों को प्रताड़ित करने में, अपमानित करने में, भेदभाव करने में डरते हैं। हाँ, पीछे कुछ समय से इसके दुरुपयोग की भी संख्या बढ़ी है, जिसका संज्ञान कई बार माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने लिया है। और मुझे लगता है कि दुरुपयोग का जो मामला है इस पे भी एक कमेटी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि बचाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो विपन्स ना बन जाए किसी की हत्या करने का। तो निश्चित तौर पे बोलिए कि गाइडलाइन ज़रूर होनी चाहिए, इफेक्टिव गाइडलाइन, जिससे कि इसका दुरुपयोग कम से कम हो सके। लेकिन एक प्रभावशाली कानून है, और SC/ST के विरुद्ध जो हिंसा या जो इस तरह की भेदभाव होते हैं उसको रोकने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन अगर थोड़ा सा इसके मिसयूज पे भी हम कोई गाइडलाइन, प्रभावी गाइडलाइन बना सकें, कानून बना सकें, तो निश्चित तौर पे वो काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि डरना किसी को भी नहीं चाहिए। हम चाहते हैं समाज के कि जो वल्नरेबल सेक्शन है वो आगे आए, लेकिन दूसरा कोई डर के ना रहे, ये भी, क्योंकि एक स्वतंत्र समाज में कोई भी ना डरे, ये SC/ST भी ना डरें, कोई भी ना डरे, ये ज़रूरी है। तो इस कानून को थोड़ा सा समय समय पे गाइडलाइंस होने चाहिए, और ज़्यादा बेहतर है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय इस पे गाइडलाइंस बनाए। ये आपका आंसर होगा। मॉब लिंचिंग बोलिएगा कि बेहद एक क्रूर, एक वर्ड यूज करिएगा, एक बेहद क्रूर, आपत्तिजनक और गैर कानूनी मुद्दा है। किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने का हक नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा अपराधी हो। आपने पटना वगैरह में, हम भी स्कूल में कॉलेज में पढ़ते थे, देखते थे कि कोई पॉकेट मार पकड़ाया, सब पूरी भीड़ मार रही है। बोलिए किसी भी सभ्य समाज में एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है, एक कानून का तरीका होता है। थोड़ा मैं पानी पी लूँ। एक कानून की प्रक्रिया होती है, कितना भी बड़ा अपराधी हो, मर्डरर हो, कोई भी हो, अगर आप उसको दंडित करना चाहते हैं तो आपको कानूनी प्रक्रिया से ही दंडित करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है। बोलिए कि आज के ज़माने में एक अच्छी बात है कि मोबाइल है, जनरली मॉब लिंचिंग होती है तो उसकी वीडियो आती है, और बोले कि एक बार वीडियो आ जाए तो कम से कम, बोलिएगा कि कानून की प्रक्रिया यहाँ बहुत स्लो है, तो ऐसे जघन्य अपराधों में कोशिश यही होनी चाहिए कि 2 साल के भीतर अपराधी को सजा और पीड़ित को न्याय मिल जाए। न्याय, मुआवजा जो भी है, न्याय के अंतर्गत मुआवजा, सजा सब होती है। बोलिए कि 2 साल के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, और बिल्कुल इसमें बोलिएगा कोई इफ बट नहीं है कि अपराधी ने कितना बड़ा अपराध किया है। अपराधी को ये अपराधी है कि नहीं, ये सुनिश्चित करने का अधिकार भी न्यायपालिका को है, और दंडित करने का भी अधिकार न्यायपालिका को। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा अपराध किया होगा, दंडित करता है तो ये 2 साल में सजा और 2 साल में पुनर्वास का नियम उस पर लागू होता है। थोड़ा सा इस सब मामलों पे थोड़ा सा आपकी लैंग्वेज ना थोड़ी सी फॉर्म होनी चाहिए। थोड़ा सा ये नहीं कि हाँ तो सजा दे देना चाहिए, नहीं, किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए, ऐसे सेंटेंसेस बोलना है।
क्लैरिटी देखे, बोले कुछ भी हो, उसने मर्डर किया हो, रेप किया हो, कुछ भी किया हो, सजा सिर्फ और सिर्फ कानून देता है सिविल सोसाइटी में। हम लोग कोई असभ्य समाज नहीं है ना, पेड़ के पीछे बांध के मारना है, बिल्कुल इसकी अनुमति नहीं होनी चाहिए। ये इसका आंसर होगा। अब आइए, मुस्लिम वुमेन एम्पावरमेंट, स्पेशली आप में से जो मुस्लिम बच्चे हैं वो थोड़े फंसेंगे, स्पेशली जो मुस्लिम्स हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे आंसर दीजिएगा, क्योंकि दिक्कत यहाँ पे बहुत आपको फंसाएगा। जनरली मैं देखता हूँ कि ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पे पूछता नहीं है, पर फिर भी पूछे तो बोलिएगा कि देखिए, यही बोलिएगा, आप बोलिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं एक लाइन यूज कर रहा हूं, अगर आप समझ पाए तो अच्छा है। जो मुस्लिम बच्चे हैं, बोलिएगा कि सर थोड़ा सा इस्लाम की इंटरप्रिटेशन को लेके प्रॉब्लम है दुनिया में। कुरान की इंटरप्रिटेशन, कुरान और हदीस के इंटरप्रिटेशन को लेके बहुत सारे अलग अलग इंटरप्रिटेशन हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। आप ज़रूर बोलिएगा कि इस्लाम सर एक बेहद लिबरल रिलीजन है, चाहे हिंदू हों या आप मुस्लिम हों, लिबरल रिलीजन है। लोग क्या करते हैं कि अपने अपने परिवेश में, जैसे यहाँ देवबंद है, बरेलवी हैं, इनकी जो इंटरप्रिटेशन है वो थोड़ी ऑर्थोडॉक्स है, जबकि कई ऐसे जो जिसको आप सलाफी कहते हैं, हनीफी कहते हैं, ये सब ऑर्थोडॉक्स इंटरप्रिटेशन करते हैं जो अनएमेंडेबल बनाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कुरान एक बहुत ही लिबरल होली बुक है। और बोलिएगा कि किसी समय काल परिस्थिति में, चाहे वो ट्रिपल तलाक है, चाहे ये हलाला का नियम है, वो बनाया गया है। और मुझे लगता है कि अगर सही तरीके से अगर कोई विद्वान अगर कुरान को पढ़ा होगा, तो बोलिएगा कि मेरे समझ से सरकार को भी ऐसे जो बहुत स्कॉलर्स होते हैं, इस्लामिक स्कॉलर, जैसे उन्होंने अपना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया हुआ है, वैसे ही जो बहुत बड़े स्कॉलर्स हैं मुसलमानों के, उनका भी एक बोर्ड होना चाहिए जो कुरान को रिविजिट करें और उसका वास्तविक जो इंटरप्रिटेशन है वो समाज के सामने लाएं, कि सचमुच जो क्या समाज में इस तरह के प्रचलन हैं, क्या इसकी अनुमति है तो क्या उसकी समय काल परिस्थितियां हैं, क्या नियम है, शर्त हैं। अगर इस तरह की चीज़ें, एक ऑल्टरनेटिव व्यू आए, बोलिएगा लेकिन प्रोफेट साहब अपने समय के एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर हैं, और निश्चित तौर पे जो इस समय भारत के समाज में चल रहा है, मेरी जितनी समझ है ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कहीं ना कहीं ये गलत इंटरप्रिटेशन से निकली हुई ये दो कुप्रथाएं हैं, और इस पे रीविजिट किया जाना चाहिए। ये मत कहिएगा कि ये गलत है, क्योंकि हमें पता तो होता नहीं है। बोलिएगा कि मेरी समझ से जितना मैं प्रोफेट साहब को जानता हूँ, समझ पाया हूँ, वो एक बहुत लिबरल विचारक हैं, और मुझे लगता है कि ये गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से ये कुरीतियाँ विकसित हुई हैं। कुछ बड़े स्कॉलर्स को सामने लाकर और इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि उदार एक धर्म है अपने समय का, और वो इतना कठोर प्रथाएं नहीं बना सकता। तो बोलिए कि मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी मैं तैयारी में व्यस्त हूँ, बहुत ज़्यादा मैं कुरान को या हदीस को समझ नहीं पाया हूँ, स्पेशली मुस्लिम बच्चे। अभी तो हम वही देख रहे हैं जो घर में चल रहा है, लेकिन मेरी समझ से जितना मैं प्रोफेट साहब की पर्सनालिटी को समझ पाया हूँ, ऐसी व्यवस्था नहीं होगी। तो वक्त मिलेगा, जो मुस्लिम बच्चे हैं बोलेंगे वक्त मिलेगा, तो मैं कुछ बड़े स्कॉलर्स की किताब पढ़ने की कोशिश करूंगा, और तभी मैं इस विषय पे अपनी कोई राय बना पाऊंगा। हिंदू बच्चे ये मत कर दीजिएगा एक कुप्रथा है, गलत है, बोलिएगा कि बहुत ज़्यादा इस विषय पे मेरी समझ नहीं है, लेकिन जितना जो समाज में दिखता है, किताब में क्या लिखा है, कुरान में, हदीस में, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन जो समाज में दिखता है कि कोई भी किसी को 3 बार बोल के और छोड़ देता है, ये गलत लगता है। तो मुझे लगता है कि इसकी इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए, और कोर्ट इस मामले को देख रहा है, तो उम्मीद है कि जल्दी ही इस विषय पे कुछ ऐसा तार्किक और वैज्ञानिक चीज़ सामने आएगा जो मुसलमानों को भी स्वीकृत होगा। तो आप इस पे थोड़ा सा इस तरह के आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है सर, उम्मीद है कि मैं आप लोग को इंटरव्यू के जो पर्पस हैं उसके अनुसार आंसर दे रहा हूँगा। तो अगला है, अगला देख लीजिए। ये मैं थोड़ा सा गलत लिख गया, मुझे लगता नहीं कि ये आपका आएगा, क्योंकि आसिया बीबी का जो मामला है वो पाकिस्तान का है। जनरली बीपीएससी भारत, बहुत ज़्यादा भारत का पूछेगा, ज़्यादा आपसे सवाल बिहार का ही पूछेगा, तो ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन मैंने देखा, लेकिन मैं ये नहीं कर पाया। नक्सलिज्म है, ये देखिए एक बड़ा मुद्दा है, और बिहार के नक्सलिज्म, गलत स्पेलिंग हो गया, ठीक है ना, ISM। नक्सलिज्म एक
भीमा कोरेगांव में भी हुआ है। स्पेशली बिहार के कुछ अभी भी ज़िले हैं, वैसे बिहार में काफ़ी डेड है, लेकिन गया है, जहानाबाद है, अरवल है, औरंगाबाद है, कैमूर है। अगर आप उन ज़िलों से आते हैं तो आपसे विशेष करके पूछेगा, इसकी हिस्ट्री पूछेगा। हिस्ट्री बता दीजिएगा कि 1967 में एक नक्सलवाड़ी गांव है, थाना है वेस्ट बंगाल में, सिलीगुड़ी के आसपास, वहीं से ये शुरू हुआ था। क्योंकि ये सबसे पहले, ये बोलिए, किसान विद्रोह है जो आज़ादी के बाद 1967 में हुआ। क्योंकि आज़ादी के बाद जो भूमि सुधार होना चाहिए था वो समाप्त नहीं हुआ, जमींदारी का प्रभावी उन्मूलन नहीं हुआ, जनसंख्या बढ़ गई, औद्योगिकरण नहीं हुआ था, तो भूमि पर दबाव बढ़ा, जिसकी वजह से जो सीमांत किसान हैं या जो कृषि श्रमिक हैं उन्होंने शस्त्र उठा लिया, यही हुआ था। बाद में चूंकि बंगाल बिहार से लगता हुआ था, वो बिहार में आया, और जहाँ जहाँ ऐसी परिस्थितियाँ थीं जहाँ पर भूमि का वितरण मूलक न्याय नहीं हुआ था, कुछ लोगों के पास बहुत ज़मीन थी, बाकी लोगों के पास ज़मीन नहीं थी, वहाँ लोग इस विचारधारा से, एक माओवादी नक्सलवादी विचारधारा, एक माओवादी विचारधारा है जिसमें बंदूक के रास्ते लोग सामाजिक न्याय और समाजवाद की स्थापना करने का प्रयास करते हैं। बोलिए कि 1990 के बाद इसमें काफ़ी कमी आ गई। 1990 के बाद जो बाहर औद्योगिकरण हुआ उसके वजह से जॉब क्रिएट हुआ, तो ग्रामीण युवा शहर चले गए, खेती पर निर्भरता कम हो गई। दूसरा, विकास योजनाओं का लाभ भी गांव तक पहुंचा, साथ ही पुलिस प्रशासन की पहुंच गांव तक पहुंची, सड़कों के जाल बन जाने के कारण, मोबाइल आ जाने के कारण, इन सारे कारणों की वजह से नक्सलिज्म कम हो गया है। अभी भी छत्तीसगढ़ का कुछ एरिया है विशेषकर जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन पहले की तुलना में इसमें लगातार कमी आती जा रही है। और उम्मीद है कि आने वाले कुछ वर्षों में जितना इंटेलिजेंस बढ़ा है, जितना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ा है, ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इस पे आपका आंसर ये होगा। बोलेगा आपके ज़िले में है, बोले कि सर अब बहुत कम है, अब लोग 11-11-12 बजे रात को घूमते हैं, पहले 6 बजे शाम को बंद हो जाते थे। तो बोलिए कि अब बिहार में ये काफ़ी कम है। ठीक है, ये दो, इस पे मुझे लगता नहीं कि आपसे पूछेगा, मैंने तो पूरी सूची बनाई, एक्चुअली यूपीएससी की सूची है, तो ये दो सवाल मुझे नहीं लगता है बिहार के संदर्भ में आएगा। और सबरीमला का एक इशू है, ये बड़ा टेक्निकल है, वैसे काफ़ी पुराना मुद्दा हो चुका है। तो सबरीमला आप लोग को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, सबरीमला केरल का एक मंदिर है। ये केरल का एक मंदिर है, बहुत लोगों को पता होगा, केरला का एक, अरे यार, केरला का एक मंदिर है, ये केरला का एक मंदिर है। और वहाँ पे क्या होता है कि महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं थी। एक एक देवता है जिसका नाम है अयप्पा, अयप्पा, अयप्पा एक देवता है। तो बेसिकली ब्रह्मचारी हैं, ये ब्रह्मचारी हैं, क्योंकि ब्रह्मचारी महिलाओं से दूर रहते हैं, तो इसी वजह से इस मंदिर में महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं थी। महिलाओं ने वहाँ एक आंदोलन किया, उन्होंने कहा कि मंदिर में हमें भी जाने का हक मिलना चाहिए। कोर्ट ने उनको जाने की अनुमति दी, उसके बाद बवाल हुआ। लेकिन अब ये मामला सुलझ गया है, अब महिलाओं ने अपना एक अयप्पा का अलग मंदिर बना लिया है। तो इस पे आपसे पूछेगा कि क्या महिलाओं को वहाँ जाने देना चाहिए था। आपको बोलिए कि रिलीजियस जो मामले होते हैं वो आस्था पे ज़्यादा और लॉजिक पे कम चलते हैं। जितने भी धर्म होते हैं वो बिलीफ सिस्टम से चलते हैं, आस्थाओं से चलते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा तर्क नहीं लगा सकते। नहीं तो कल तो ये भी होगा कि भाई मस्जिदों में महिलाओं को क्यों नहीं जाने दिया जाता, बहुत सारे मुद्दे हैं। तो बोलिए कि मेरी जितनी समझ है कि ये है कि ये ब्रह्मचारी देवता हैं, और ब्रह्मचारी जो देवता होते हैं हिंदुओं में, बोलिएगा कि हिंदुओं का जो रिलीजियस स्ट्रक्चर होता है वो दूसरे धर्मों से अलग होता है। दूसरे धर्मों में ईश्वर होते हैं, हिंदुओं में देवी देवता होते हैं। तो जो देवी देवता इस धरती पर आते हैं वो मनुष्य के ही जीवन जीते हैं, वो जैसा मनुष्य, वो आम जो जैसे राम है वो गृहस्थ भी हैं, तो वो गृहस्थ के जीवन जीते हैं। अयप्पा एक ब्रह्मचारी हैं, और ब्रह्मचारी जो धर्म का पालन करते हैं वो महिलाओं से दूर रहते हैं। तो बोलिए कि क्या दिक्कत है, एक और मंदिर बन जाए। बट चूंकि ये आस्थाओं का मामला है, इसमें तर्क नहीं चलता। बेहतर तो होता कि महिलाओं को अनुमति होती, लेकिन नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, एक और मंदिर बन जाए। तो बोलिएगा कि आस्था का मामला है, इसमें तर्क का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन बोलिएगा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बोलिएगा मुझे कोई आपत्ति नहीं है महिलाएं जाएं, लेकिन अब वहाँ के लोग का रिलीजियस बिलीफ क्या है वो समझने की ज़रूरत है। बोलिएगा मैं चाहता हूँ कि जाएं, लेकिन वहाँ के रिलीजियस बिलीफ्स क्या है वो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चन पे ये जवाब देना है। उसके बाद आइए,
377 आपको पता ही होगा, ठीक है ना। ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, इसके दुरुपयोग का भी बहुत सारे मामले हैं। तो सीधा यही बोलिएगा कि एक बहुत प्रभावशाली कानून है, लेकिन दुरुपयोग की भी चर्चाएं काफ़ी चल रही हैं, काफ़ी इसका मिसयूज हो रहा है। तो बोलिएगा कि अब, पहले तो इसका सदुपयोग ही ज़्यादा था, पहले तो इसका उपयोग ही नहीं था, महिलाओं को पता भी नहीं चलता था कि ये क्या होता है। उसके बाद आया कि इसका उपयोग शुरू हुआ, और उसके बाद कुछ महिलाओं ने इसका दुरुपयोग करना शुरू किया। तो बोलिए कि बस वही बात है, इसके उपयोग हो, दुरुपयोग ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए उसको चेक एंड बैलेंस, बोलिएगा कि कोई भी कानून हो उसमें चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, और यही चीज़ 377 पे भी होना चाहिए। ये एक बड़ा अच्छा सा है, इसका तो बहुत लंबा इंटरप्रिटेशन है, मुझे वक्त मिलता तो मैं ज़्यादा बताता। आप बोलिए, आपको शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, आप में थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। एडल्ट्री ये 497 है क्या, थोड़ा सा आप लोग को ना, इंटरव्यू का क्लास है तो मुझे पता नहीं है कि आपको कितनी देर मुझे इस विषय पे बोलना चाहिए, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये केस है। शॉर्ट में बताता हूँ क्या है। देखिए, ये एक पुरुष है और ये एक महिला है। इस महिला की शादी हो गई है, ये महिला है, इनकी शादी हो गई है। इनका इस पुरुष के साथ चक्कर चल गया, तो अगर इस महिला के पति ने केस कर दिया कि ये मेरी पत्नी के साथ उलझे हुए हैं, तो इनको सजा हो जाती थी, इनको सजा हो जाती थी, लेकिन इस महिला को सजा नहीं होगी। पहले था एक स्त्री और पुरुष, ये विवाहित चाहे ये हैं, महिला विवाहित है, उसका किसी अविवाहित या विवाहित के साथ चक्कर चला, इसके पति ने केस किया और ये जेल चले जाते थे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे तर्क था कि भाई महिला तो थोड़ी कम समझदार हैं, तुम्हें तो पता था ना कि वो मैरिड है, तो तुमने उनके साथ चक्कर क्यों चलाया। समझिएगा। तो आप कहेंगे कि महिला की भी तो शादी हुई है, तो वो कहता था वो उससे क्या हुआ, महिलाओं के चलो उतना एक्सपोजर नहीं है, उनकी समझ कम है, तुम्हें तो पता था ना कि उनकी शादी हुई है, तो तुमने उनके साथ चक्कर क्यों चलाया। अब अगला मामला देखिए। अगला मामला ये है इसी विषय पे कि ये एक महिला है जिनकी शादी नहीं हुई है, ये एक पुरुष है जिनकी शादी हुई है, इन्होंने इनसे चक्कर चलाया, इसमें भी पुरुष को सजा होती थी। आप कहेंगे कि महिला तो अपनी इच्छा से बोला कि उसको तो नहीं पता है, वो तो उतनी समझदार नहीं है, लेकिन जब तेरी शादी हो गई तो तू क्यों चक्कर चलाया, तो फिर तुझे सजा होगी। तो चाहे स्त्री और पुरुष संबंध में आए, गलत संबंध में, सजा केवल पुरुष को होती थी। एडल्ट्री में, एडल्ट्री का मतलब होता है गैर वैवाहिक संबंधों में एंट्री मारने में, और विवाहेतर संबंधों में, एक्स्ट्रा मैरिटल जिसको कहते हैं। अब कानून आया कि नहीं, इनको भी सजा होगी, क्योंकि अब महिलाएं उतनी शरीफ या उतनी नासमझ नहीं है कि अगर एक मैरिड वुमन एक अनमैरिड या मैरिड मैन के साथ रिश्ते में जा रही हैं तो ये भी दोषी हैं, इनको भी सजा होगी। यही नया केस है कि पहले चाहे पैर पे कुल्हाड़ी गिरे या कुल्हाड़ी पे पैर, सजा इन्हीं को होती थी। अब ये नया कानून आया है कि इनको भी सजा होगी, कि अब इनको इनोसेंट और नासमझ नहीं माना जाएगा। अब ये भी दुनिया देख चुकी है, और अब सजा दोनों को होगी। तो बोलिएगा कि ठीक है, जेंडर न्यूट्रलिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये है इसका ये। ठीक है, अगला है सोशल, ये क्या है, ये कुछ गलत लिख दिया क्या, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं समझ पा रहा हूँ। नीड ऑफ एथिकल मीडिया, बोलिए बिल्कुल फ्रीडम ऑफ, बोले कि हर चीज को सरकार नियंत्रित नहीं कर सकती, क्योंकि हम एक उदारवादी, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले समाज में रहते हैं। ऐसे में सरकार हर चीज का कानून नहीं बना सकती। सरकार जितना कम नियंत्रण रखे, ऐसे भी दुनिया फ्री प्रेस की तरफ बढ़ रही है, लेकिन फ्री प्रेस के नाम पे षड्यंत्र, प्रोपेगेंडा, एक पर्टिकुलर विचारधारा को लेकर चलने का एक बहुत गलत ट्रेंड आ गया है, जिससे समाज में वैमनस्यता फैलती है। प्रॉपर आजकल बोलिए कि मीडिया एक एजेंडा लेके चलती है, चाहे वो सरकार के विरोध में या सरकार के अगेंस्ट में या समर्थन में, और उसी चीज को रिपीटेडली कर करके समाज में डिवाइड करती है। तो बेसिकली बोलिएगा कि ज़्यादा अच्छा यही हो कि सरकार को कोई कानून या बनाकर नियंत्रित ना करना पड़े, ज़्यादा बेहतर यही है। लेकिन फिर भी एक चीज़ की लिमिट है, और अगर ऐसा लगता है कि नहीं, मीडिया खुद अपना नियंत्रण नहीं कर सकता है, तो ऐसे स्थिति में सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, लेकिन ये दुखद होगा। ज़्यादा बेहतर है कि मीडिया खुद आपस में बैठ के एक एथिकल गाइडलाइंस बनाए, ताकि सरकार या बाहर की एजेंसियों को फ्री मीडिया के स्पेस में इंटर ना करना पड़े। लेकिन
बोलिए कि रोज टीवी पे हम लोग देखते हैं, मतलब साफ साफ पता चलता है कि ये व्यक्ति आया है तो ये सरकार के विरुद्ध ही बोलेगा, ये व्यक्ति आया तो सरकार के फेवर में ही बोलेगा, चाहे कुछ भी हुआ। तो एथिकल, बिल्कुल मॉरल एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की ज़रूरत है। और ज़्यादा बेहतर है कि अगर स्वनियंत्रित हो तो बेस्ट बेस्ट है, नहीं तो फिर तो कोई ना कोई कोर्ट सरकार हस्तक्षेप करेगी ही करेगी, क्योंकि इतनी भी आज़ादी नहीं दी जा सकती कि सरकार, जो मीडिया है वो सरकार, वो समाज में मतलब गलत चीज़ों को फैलाता रहे, उसको कोई ना कुछ कहे। बोले कि बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, तो इस पे आप ये कहिएगा। लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि वो खुद करें, ना कि आपको करना पड़े। एंटी ट्रैफिकिंग लॉ, ट्रैफिकिंग का मतलब होता है, आपको पता होगा कि लोग प्यार करते हैं और ले जाके लड़कियों को बॉम्बे में बेच देते हैं, लोग शादी वादी करके रिश्तेदार लड़कियों को बेच देते हैं, देह व्यापार में फोर्स करते हैं। नेपाल से प्रति वर्ष मैंने सुना है 8,000 लड़कियां बिहार या भारत में इंटर करती हैं और देह व्यापार में संलग्न हो जाती हैं। तो ऐसे एंटी ट्रैफिकिंग लॉ भी, इसमें यही प्रॉब्लम है कि जिस लड़की को जो विक्टिम है उसको पता नहीं होता, रिश्तेदार पैसे ले लेते हैं, पूरा एक ट्रैफिक गैंग होता है। बोलिएगा कि इस विषय पे भी, वैसे तो अब पहले की तुलना में देखिए, जब से मीडिया व्हाट्सएप ये सब आया है, इस पे काफ़ी प्रभावी नियंत्रण लगा है। लेकिन बोलिए कि संख्या तो कम हुई है, लेकिन अभी ज़ीरो नहीं हुई है, और निश्चित तौर पे इसको और प्रभावी बनाने की ज़रूरत है। तो बोलेगा कि आप कैसे बनाएंगे? बोलिएगा बहुत सीधी सी बात है कि भाई कोई भी लड़की, जनरली ये जो वुमेन ट्रैफिकिंग में आते हैं जनरली एडोलेसेंट ऑनवर्ड्स होती है, बहुत कोई बहुत बच्चा नहीं होता है, क्योंकि उसका क्या यूज़ करेंगे, एडोलेसेंस से उनको सेक्स व्यापार में वो खेलते हैं। बोलिए कि लड़कियों की मॉनिटरिंग, अगर आपके गांव से कोई लड़की गायब है तो कहाँ गई, कौन लेके गया, उसकी मॉनिटरिंग करिए, उसको प्रोड्यूस करिए। देखिए, विजिलेंस, अवेयरनेस एंड पनिशमेंट, 3 वर्ड लिख लीजिएगा, 3 वर्ड लिख लीजिए आप लोग, इस तरह की सारी चीज़ों पे यूज़ करिएगा। विजिलेंस, निगरानी, विजिलेंस, विजिलेंस, निगरानी, ठीक है, मॉनिटरिंग, देखते रहना कि कौन कहाँ, ट्रैकिंग जिसको कहते हैं, और तीसरा है पनिशमेंट। पकड़े गए तो जान नहीं छोड़ूंगा, 10 साल की जेल करवा के रहूंगा। ये 3 चीजों से, चाहे ये डावरी हो, चाहे ये लीकर हो, चाहे ये वुमेन ट्रैफिकिंग हो, आप इसको नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका एनआरसी। बहुत ही विवादास्पद टॉपिक है, आप सबको पता है, बहुत ज़्यादा विवाद हुआ इसको लेके। बोलिए कि देखिए, बोलिए कि इस एनआरसी को लेके भ्रम बहुत ज़्यादा है। बोलिए कि होना तो चाहिए, टेक्निकली मैं मानता हूँ कि बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि हम भारत में इलीगल लोग बहुत आते हैं, विशेषकर बांग्लादेश से। बोलिए कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे यहाँ बांग्लादेश से है, तो बड़ी संख्या में आते हैं, गलत तरीके से आते हैं, फिर वो देश विरोधी गतिविधियों में लग जाते हैं। लेकिन इसको लेके बहुत सारे भ्रम हैं, कई बार लोगों को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको विक्टिमाइज किया जाए, और हो सकता है कि वो भारत के निवासी हैं। तो बोलिएगा कि इसमें जो डायलॉग पहले किया जाए, जो लोग हैं उनका भ्रम दूर किया जाए, बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाए। बेनिफिट ऑफ डाउट का मतलब है कि जब तक ये वेल स्टैब्लिश, देखिए 2 बातें होती है कि अगर पता चलेगा कि एकदम ये बांग्लादेशी है ही तो इसको भेज दिया जाए। एक कंफर्म है, जैसे मेरे आप जैसे लोग हैं जिनका बाप दादा सबका डॉक्यूमेंट है, इंडिया का ही है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बोलिए कि बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाना चाहिए कि वो बांग्लादेशी है या इंडियन है, इसमें लेके डाउट है तो उसको इंडियन मान लिया जाना चाहिए। जब तक पूरी तरह से डॉक्यूमेंटल एविडेंस से ये कंफर्म ना हो जाए कि ये बांग्लादेशी ही है और गलत डॉक्यूमेंट, मतलब गलत तरीके से आया है, तभी भेजा जाए। बहुत सारे लोग गरीब हैं, उनके कागजात जल गए हैं, पानी में बह गया है, बहुत ये ऐसी स्थिति में बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए। नहीं तो हो सकता है कि वही बात है कि एक साधु 10 अपराधियों के बीच पिस ना जाए। मतलब बोलिएगा कि पहले के ज़माने में गेहूं के साथ घुन पिसता था, लेकिन सर अब हमारे पास ऐसा मशीन है कि गेहूं और घुन को अलग किया जा सकता है। गेहूं पीसे, घुन नहीं, ये हम सुनिश्चित करते हुए एनआरसी लागू कर सकते हैं। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, ये कैसे होगा? वही देखिए, यही अभी हमने आपको बताया था कि 3 चीज से होगा, अभी हमने लिखा था। पहली बात है कैसे होगा, विजिलेंस, दूसरा होता है अवेयरनेस, और तीसरा होता है पनिशमेंट। और इसमें एक और वर्ड यूज करिएगा, पीपल्स टू पीपल्स कांटेक्ट को खत्म करिए।
जब इंसान मिलेगा ही नहीं, पीपल्स टू पीपल्स कांटेक्ट को खत्म कर दीजिए, पीपल्स टू पीपल्स कांटेक्ट को खत्म कर दीजिए। कोई भी जाति प्रमाण पत्र हो, कुछ भी हो, हर चीज की टेंडरिंग हो। व्यक्ति जब अपराधी से मैंने फोटो खींच लिया और आपको सीधे चालान आएगा, आप कैसे पुलिस को पैसे दे देंगे? आप जाति प्रमाण पत्र भी सब कुछ ऑनलाइन कर दिए। तो जितना ज्यादा पीपल्स टू पीपल्स कांटेक्ट कम करेंगे, इसके साथ अवेयरनेस, विजिलेंस और पनिशमेंट, इस चीज से हम इस चीज को काफी कर सकते हैं। आधार पे कोई ऐसा मुझे लग नहीं रहा है कि कोई ऐसा सवाल है। चाइल्ड राइट, कास्टिज्म, यार टाइपिस्ट ने बड़ी गलतियां हैं, ये कास्टिज्म है, ISM कास्टिज्म है। जातिवाद बिहार की एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इस पे अब सवाल यही पूछे, बोलिए कि जातिवाद बिहार में है, विशेषकर पॉलिटिकल कास्टिज्म ज़्यादा है, क्योंकि राजनीतिक दल हैं, उनके फिक्स वोट बैंक्स हैं जो एक पर्टिकुलर पार्टी को ही वोट देते हैं। लेकिन बोलिए कि पहले की तुलना में कम है, काफ़ी कम हुआ है। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है, रोजगार बढ़ रहा है, लोग बाहर निकल रहे हैं, पहले की तुलना में कम हुआ है। लेकिन दूसरे राज्यों की तुलना में जातिवाद अभी भी है। तो बोलेगा कि दूसरे राज्यों की तुलना में क्यों है, तो याद रखिएगा मेरा आंसर। बोलेगा कि अभी तक जाति का दूसरे राज्यों में जाति का सब्स्टिट्यूट वर्ग बन गया है, आर्थिक बन गया है। क्योंकि आर्थिक विकास की गति धीमी है बिहार में, तो वर्ग अभी इतना विकसित नहीं हुआ है कि वो जाति को समाप्त कर सके। तो जहाँ जैसे जैसे वर्ग का विस्तार होगा, जातिवाद कमजोर होगा। दूसरे राज्यों की तुलना में अभी वर्ग व्यवस्था इतनी विकसित नहीं हुई है, लेकिन पहले से कम हानिकारक है। अब जाति युद्ध कम होते हैं, जाति संघर्ष कम होते हैं, लेकिन राजनीतिक जातिवाद अभी भी बिहार में है, जो समय के साथ, विकास के साथ, वर्ग व्यवस्था के उदय के साथ समाप्त हो जाएगा। ड्रग एब्यूज बिहार में तुलनात्मक रूप से कम है, लेकिन बोलिए कि पंजाब वगैरह में है, तो पंजाब वगैरह का केस स्टडी आप सबको पता होगा कि पंजाब में हर 5 में से 4 आदमी किसी न किसी तरह का नशा करता है। तो बोलिएगा कि बेसिकली ड्रग एब्यूज़ उन राज्यों में, पंजाब जैसे राज्यों में, हरियाणा जैसे राज्यों में, गुजरात जैसे राज्यों में ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ पे लोगों के पास बहुत पैसा है। बिहार में ड्रग एब्यूज़ इतना ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे लोकल गांजा और इस तरह की चीज़ें लेते हैं, लेकिन पंजाब वगैरह में ज़्यादा है, जो कि यही हवाला का पैसा, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा बाद में खालिस्तान जैसे आंदोलनों में यूज होता है, जो कि आपको जो इंटरनल सिक्योरिटी के सर होंगे उन्होंने डिटेल में बताया होगा। तो थोड़ा सा इसको बताइए कि ड्रग एब्यूज से ज़्यादा खतरनाक है, ड्रग्स में जो पैसा इन्वॉल्व है वो अंततः खालिस्तान मूवमेंट और इन सब चीज़ों को सपोर्ट कर रहा है। और ठीक है ना, अगर कोई और आपको, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी भी तरह का कोई ऐसा मुद्दा है जो आपको लगता है कि बिहार में या आपकी जिले से कुछ पूछ सकता है, सामाजिक मुद्दे, बेहिचक होके नीचे कमेंट कर दीजिए। कल जरूरत होगी, कल ही एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। जरा सा भी देखिए, हम लोग आपके, आप यजमान हैं और हम आपके क्या हैं, वो पुरोहित हैं। आपका यज्ञ सफल हो, उसके लिए हमें थोड़ा ज्यादा मंत्र पढ़ना पड़ जाए, हमें थोड़ा सा ज्यादा आहुति डालनी पड़ जाए, हमारी चिंता मत करिएगा। आप लोग बेहिचक होके किसी भी और टॉपिक पे आप चाहते हैं कि आपको, पहले तो इसको नोट डाउन करिए, इसको बोलने की प्रैक्टिस करिए, और किसी भी विषय पे आपको लगता है कि मेरे से ये टॉपिक छूट गया है, बेहिचक होके लिख दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि अगर आपके पास 5, 7, 8, 10 सवाल हैं, तो ये जो टॉपिक है, कहाँ गया ये जो टॉपिक है, बैकग्राउंड कैसे आता है, ओए लीजिए, मुझे कहाँ गया, देखिए मुझे कर नहीं पा रहा। नहीं तो मैं बिहार से जुड़े सामाजिक मुद्दे पार्ट 2 फिर बना दूंगा। बेहिचक होकर आप इसको नोट डाउन करिए। जिस टॉपिक पे और चाहते हैं, सोशल इश्यूज पे, ये ध्यान रखिएगा, आप नेशनल इंटरनेशनल मत लिखिएगा। इसको बंद कर दीजिए, हो गया। और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब अच्छे से कॉन्फिडेंस से दीजिएगा, सकारात्मक होकर स्माइल के साथ इंटरव्यू दीजिए, और हम लोग को सूचित कीजिए कि आपका सिलेक्शन हो गया। मिठाई जरूर भेजिएगा, जहां रहूंगा वहां भेज दीजिएगा, जब मिलिएगा मिठाई खिलाइएगा। ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद, एंड ऑल द बेस्ट।